नाइन्थ क्लास के आज के इस वीडियो में हम अध्याय 8 चतुर्भुज की पहली प्रश्नावली को हल कर रहे हैं। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 11 और 12 को हल करेंगे। इसी के साथ ही हमारी ये पहली प्रश्नावली समाप्त हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे कह रहा है, जैसा कि इसने हमें आकृति दी हुई है, कह रहा है त्रिभुज ABC और त्रिभुज DCF में, यानी कि ABC और त्रिभुज DEF में AB और DE आपस में बराबर है और AB और DE आपस में पैरेलल भी है। फिर आगे कंटिन्यू कर रहा है हमसे, कह रहा है BC और EF आपस में बराबर है, ये साइड और ये साइड बराबर है और ये एक दूसरे के समांतर भी है। फिर कह रहा है शीर्षों A, B और C को, यानी कि A, B और C को क्रमशः इसने दूसरे त्रिभुज के शीर्षों D, E और F से मिला दिए। इस प्रकार से हमें यह आकृति एक प्राप्त होती है। तो मेन इसमें क्या है, दो ट्रायंगल हैं ABC और DEF, जिसमें AB और D एक दूसरे के बराबर और समांतर हैं, BC और EF एक दूसरे के बराबर और समांतर है। फिर उसके बाद इसने दोनों त्रिभुजों के शीर्षों को मिला दिया है। A के शीर्ष को D से मिलाया, B के शीर्ष को E से मिलाया और C के शीर्ष को इसने F से मिलाया। इस प्रकार से हमें कंप्लीट आकृति ये प्राप्त हो जाती है। हमसे कह रहे हैं सिद्ध कीजिए, टोटल हमारे 6 खंड हैं इसमें। चतुर्भुज ABED एक समांतर चतुर्भुज है। दूसरे खंड में हमसे कह रहा है कि BEFC एक समांतर चतुर्भुज है। तीसरे खंड में हमसे कह रहा है AD पैरेलल CF है, AD पैरेलल CF है और AD और CF एक दूसरे के बराबर भी है। फिर आगे कह रहा है चतुर्भुज ACFD एक समांतर चतुर्भुज है और AC बराबर DF, ये भी सिद्ध करवा रहा है 5वें खंड में। और लास्ट में हमसे कह रहा है कि सिद्ध कीजिए सर्वांग सम त्रिभुज ABC और DEF एक दूसरे के। तो लगभग कोई, वैसे तो 6 खंड है टोटल, लेकिन हर पार्ट दूसरे से कनेक्टेड है, इजिली CPCT से आ जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चतुर्भुज पहले खंड की, जिसमें हमें लाना है चतुर्भुज ABED एक समांतर चतुर्भुज है। तो सिंपल कंडीशन है, हमें दिया हुआ है इसने AB और DE आपस में बराबर है और AB और DE एक दूसरे के समांतर भी है। ये दोनों इसने हमें दिए हुए हैं। अगर किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर और समांतर है, तो इसका मतलब वह चतुर्भुज हमारा समांतर चतुर्भुज होगा। तो ये गिवन कंडीशन से ही आ गया कि ABED एक समांतर चतुर्भुज है। दूसरे खंड में चतुर्भुज BEFC को समांतर लाना है। तो इसमें भी हमें दिया हुआ है इसने BC बराबर EF है और BC और EF एक दूसरे के पैरेलल है, अतः ये भुजा इसके बराबर और एक दूसरे के समांतर भी है, तब BEFC एक क्या होगा, समांतर चतुर्भुज होगा। तीसरे खंड में हमसे कह रहा है सिद्ध करना है हमें AD पैरेलल CF और AD और CF एक दूसरे के बराबर है। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें तो सिंपल था, ये बराबर दिए थे और समांतर दिए थे, सिद्ध हो गया। ये बराबर और समांतर दिए थे, सिद्ध हो गया। लेकिन अब हमें ACFD को लेना है, क्योंकि इसने AD और CF को पैरेलल सिद्ध करना है। तो हमने क्या लिया, हमें पता है चतुर्भुज ABED में AD और BE आपस में क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे और AD और BE एक दूसरे के पैरेलल भी होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि
अभी हमने पहले खंड में सिद्ध किया हुआ है कि ए बी ई डी एक समांतर चतुर्भुज है। अगर ए बी ई डी समांतर चतुर्भुज होगा तो उसका मतलब ये इसने दिया था, तो उसका मतलब ये दोनों भुजाएं भी एक दूसरे के बराबर और समांतर होंगी। तो ये हमारा गिवन कंडीशन से आ गया। फिर हमने दूसरे खंड में ये सिद्ध किया कि बी एफ सी एक समांतर चतुर्भुज है, तो इसका मतलब बी और सी एफ एक दूसरे के बराबर होंगे और एक दूसरे के समांतर भी होंगे। रीजन हमने इसका लिख दिया है क्योंकि बी एफ सी एक समांतर चतुर्भुज है। अब एक और दो, यानी कि पहले खंड में जो हमने सिद्ध किया था और दूसरे खंड में जो सिद्ध किया था, उन दोनों को हमने जब कंबाइंड किया तो हमें क्या मिला, बी बी बराबर है, इसका मतलब ए डी और सी एफ भी बराबर होंगे। ए डी पैरेलल बी है तो बी बी कॉमन हो गया, तो इसका मतलब ए डी और सी एफ भी एक दूसरे के समांतर होंगे। तो क्या आ गया हमारा, ए डी पैरेलल है सी एफ के और ए डी बराबर है सी एफ के। तो ये हमारा तीसरा खंड सिद्ध हो गया। चौथे खंड में हमने ए सी एफ डी को लेना है। अभी हमने सिद्ध कर दिया तीसरे खंड में कि ए डी और सी एफ बराबर हैं और ए डी और सी एफ एक दूसरे के पैरेलल है, समीकरण नंबर 3 से। अतः ए डी और सी एफ बराबर और एक दूसरे के समांतर होंगे, तो यह सिद्ध हो जाएगा कि ए सी एफ डी एक समांतर चतुर्भुज है। हर खंड एक दूसरे से कनेक्टेड है। पहले और दूसरे से तीसरा खंड आया, तीसरे से चौथा खंड इजीली आ गया। अब हमने लाना है पांचवें खंड में कि ए सी बराबर डी एफ भी है। तो अभी हमने सिद्ध किया कि ए सी एफ डी एक समांतर चतुर्भुज है। तो ए सी एफ डी एक समांतर चतुर्भुज होगा तो उसका मतलब ए सी और डी एफ भी आपस में एक दूसरे के बराबर होंगे। तो ये हमारे 5 खंड सब एक दूसरे से कनेक्टेड थे। पहला और दूसरा खंड गिवन कंडीशन से आया, तीसरा खंड पहले और दूसरे खंड से आया, चौथा खंड हमारा तीसरे खंड पे बेस्ड है, पांचवा भी हमारा तीसरे खंड पर ही बेस्ड है। छठा और लास्ट खंड है कि हमने सिद्ध करना है ए बी सी और डी एफ सर्वांगासम है। तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें दिया हुआ है कि ए बी और डी आपस में एक दूसरे के बराबर हैं, ठीक। और ए सी और डी एफ बराबर हमने अभी पांचवें खंड में सिद्ध किया है। और बी सी बराबर ई एफ भी हमें दिया हुआ है। तो ए बी बराबर डी दिया हुआ है, बी सी बराबर ई एफ दिया है और ए सी और डी एफ को हमने पांचवें खंड में सिद्ध किया था। अतः सर्वांग समता के एस 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 नियम से दोनों त्रिभुज हमारे सर्वांग सम सिद्ध हो जाएंगे। उसके बाद इस प्रश्नावली का हमारा लास्ट खंड है। लास्ट प्रश्न की टोटल 4 खंड है। इसमें भी हमें इसने आकृति दी हुई है। हमसे कह रहा है ए बी सी डी एक समलंब है। हम जानते हैं समलंब में समभुज भुजाओं का एक जोड़ा समांतर होता है। और हमसे दिया भी इसने ए बी और डी सी पैरेलल है। आगे हमसे कह रहा है ए डी और बी सी आपस में बराबर है, यानी कि ये समद्विबाहु समलंब होता है। जैसा हमने शुरू में जब चतुर्भुज स्टार्ट कराया था तो वहाँ पर हमने सभी चतुर्भुजों के प्रकार समझाए थे। तो वहाँ पर समलंब के बाद एक समद्विबाहु समलंब भी आता है। समद्विबाहु समलंब में क्या होता है कि समभुज भुजाओं का एक जोड़ा समांतर होता है और वह भुजाएं जो समांतर नहीं होती हैं एक दूसरे के बराबर भी होती है। तो ए डी और बी सी आपस में एक दूसरे के बराबर है, तो उसका मतलब ये समद्विबाहु समलंब आकृति है। इसमें लाना है कोण ए और बी बराबर है पहले खंड में, दूसरे में लाना है कोण सी और कोण डी बराबर है। तीसरे में हमने ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल बी ए डी को समरूप सिद्ध करना है। और लास्ट में लाना है विकर्ण ए सी और बी डी आपस में बराबर है। तो उसके लिए हमने रचना में विकर्णों को भी आपस में इस तरीके से मिलाना पड़ेगा। दिया है हमें गिवन कंडीशन लिखी हमने। रचना में हमने क्या किया, ए बी को आगे बढ़ाया
और सी से होकर डी ए के समांतर एक रेखा सी ई खींची। ये रेखा हमने बाद में खींची है। इस प्रकार खींची है कि डी ए और सी ई आपस में बराबर हो। ठीक, और उसके बाद इसी में रचना में लिख देंगे विकर्ण ए सी और बी डी को मिलाया, क्योंकि हमने लास्ट वाले खंड में लाना है ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल बी ए डी। तो ये ट्रायंगल हमें तभी मिलेंगे जब हम विकर्णों को मिलाएंगे। तो सबसे पहले हमें चतुर्भुज ए बी सी डी में लिया, ए बी सी डी में समलंब दिया हुआ है और हमें सी को ई से मिलाने पर एक और आकृति प्राप्त हुई ए ई सी डी। क्योंकि हमने इसी को आगे बढ़ाया तो उसका मतलब ए ई और सी डी आपस में एक दूसरे के पैरेलल होंगी। ये हमें दिया भी है और रचना से भी हम इसको लिख सकते हैं ए डी और ई सी एक दूसरे के पैरेलल होंगे। क्यों? क्योंकि हमने जो सी रेखा है वो इसी प्रकार खींची है कि ए डी के समांतर हो और ए डी के बराबर भी हो रचना से। तो अब हमारे पास ए डी और सी बराबर है, एक दूसरे के समांतर है, तो इसका मतलब ए सी डी एक समांतर चतुर्भुज होगा। अगर समांतर चतुर्भुज है तो ए डी और सी आपस में बराबर है और ए डी और बी सी इसने प्रश्न में हमें बराबर दिए हुए हैं। ए डी और ई सी हमारी रचना से बराबर आया है, ए डी और बी सी इसने हमें प्रश्न में बराबर दिया हुआ है। तो ये इम्प्लाइज कर रहा है कि बी सी और सी ई भी आपस में बराबर होंगे। इन दोनों कंडीशन में लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट साइड बराबर होगी। अब ट्रायंगल बी सी ई में हमें ये पता चल गया कि हमने यहाँ पर कोणों को मान लिया है। बी सी भुजा बराबर है तो बी सी भुजा बराबर है तो बी सी के सम्मुख कोण 3 और 4 हम इनको मान लेते हैं। इन कोणों को हमने 3 और 4 नाम इस प्रकार से दिए हैं कि बी सी के सामने हो जाएगा कोण 3 और कोण 4, क्योंकि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। उसके बाद हमें पता है कोण 2 बिंदु बी पर अगर हम रैखिक युग्म लगाएंगे तो बिंदु बी पर रैखिक युग्म लगाने से हमें क्या मिला, कोण 2 + 3, ये हमारा 3 है और ये हमारा 4 है। और इस कोण को हमने मान लिया 2, कोण बी, ये यहीं तक है केवल। तो कोण रैखिक युग्म लगाएंगे तो कोण 2 + कोण 3 बराबर 180 हो जाएगा। बिंदु बी पर हमने रैखिक युग्म लगाया और हमें पता है कोण 1 + कोण 4, जो इस वाले कोण को हमने 1 माना है पूरा, यानी ए कोण हमारा 1 है और जो बी कोण है सी बी ए वो 2 है और सी बी ई 3 है। क्योंकि रेखाएं समांतर है तो इसका मतलब ये हमारे कोण कैसे होंगे, संगत कोण। तो संगत कोण हमारे आपस में बराबर होंगे। संगत कोण हो गए 1 और 4, क्योंकि एक दूसरे के समांतर है। अब 1 + 4 हमारे पास संगत कोण के हिसाब से 1 + 4 बराबर 180 हो गया। तो 1 व 2 से हमें क्या मिला कि ये दोनों 180 180 राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट साइड भी आपस में बराबर है। अब कोण हमारा 2 और 1 बराबर आ गए, क्योंकि हमें पता है 3 और 4 आपस में बराबर है तो 1 और 4 भी आपस में बराबर है। 1 की वैल्यू कितनी है 1 और 2 की वैल्यू है, 1 की वैल्यू ए है और 2 की वैल्यू है बी, तो उसका मतलब कोण ए और कोण बी भी आपस में बराबर होंगे। पहला खंड सिद्ध हो गया। दूसरे में हमें लाना है कोण सी और कोण डी बराबर है, क्योंकि हमें पता है ए बी सी डी एक समलंब है। अगर ए बी सी डी एक समलंब होगा तो कोण 1 + कोण डी 180 होगा और कोण 2 + कोण सी बराबर 180 होगा। ठीक, क्योंकि समांतर रेखाएं होंगी। तो ये हमारे
तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोण है तो समपूरक होते हैं। अब 3 और 4 से हमें राइट साइड बराबर है तो लेफ्ट साइड भी आपस में बराबर होगी, और हमें ये पता है कि कोण ए और बी आपस में बराबर है, और यह भी पता है कि कोण 1 और 2 भी आपस में, क्योंकि एक की वैल्यू ए है, ए और बी, 1 और 2 को हमने ए और बी माना है, तो 1 और 2 कोण बराबर है, तो इसका मतलब कोण सी और कोण डी भी आपस में बराबर होंगे। तीसरा खंड है हमारा ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल बीएडी। तो ट्रायंगल एबीसी में बीसी बराबर है एडी के, कोण ए बी सी और कोण बी ए डी आपस में बराबर है, क्योंकि ए और बी हमने अभी बराबर सिद्ध किया हुआ है पहले खंड में, और ए बी बराबर ए बी, ये हमारी कॉमन साइड है। उभयनिष्ठ भुज है, अतः सर्वांग समता के ऐसे ऐसे नियम से दोनों त्रिभुज हमारे सर्वांग सम हो जाएंगे। और लास्ट में त्रिभुज सर्वांग सम है, अभी सिद्ध किया है, तो त्रिभुज सर्वांग सम होंगे तो इसका मतलब उसकी संगत भुजाएं आपस में बराबर होंगी, ए सी और बी डी। ये आया हमारा सीपीसीटी से। ए सी विकर्ण ए सी को शो कर रहा है और बी डी विकर्ण बी डी को शो कर रहा है, अतः विकर्ण ए सी और बी डी आपस में बराबर होंगे। चतुर्भुज के तो विकर्ण है और त्रिभुज की भुजाएं हैं। तो ये हमारे इस प्रकार से चारों खंड सिद्ध हो जाते हैं।